नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि NTPC CBT 2 और रेलवे के ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस के डेट घोषित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो दोनों एग्जामिनेशन है वह GS और GS में खास करके इतिहास, जो चैप्टर है इतिहास, जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इतिहास में अगर मुगल साम्राज्य की चर्चा न की जाए तो शायद इतिहास अधूरा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की चर्चा करेंगे। और चूंकि यह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके 3-4 एपिसोड्स में इसको बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिरी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में यह समाप्त हुआ था। दोस्तों, मुगल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और उन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंद फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख किलोमीटर स्क्वायर अर्थात 15 लाख मील स्क्वायर मतलब 15 लाख वर्ग मील के क्षेत्र तक फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उत्तराधिकार के कलह, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर हुए साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसका शासन दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। उस समय म्यांमार का नाम बर्मा था और बर्मा में जो है इन्हें निर्वासित कर दिया गया, जो हमारे अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर थे मुगलों के। 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के पद ग्रहण के साथ इस साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ और सम्राट औरंगजेब के निधन के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह साम्राज्य और 150 साल तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया था। मुगलों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनके ज़्यादातर दृश्य विरासत इसी अवधि के हैं। अर्थात यह जो 1556 में जो स्टार्ट हुआ अकबर का जो कार्यकाल, उसके बाद से जो औरंगजेब थे, सम्राट औरंगजेब, उनका जो शासनकाल था, यह जो बीच का पीरियड है, यह मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। अब हम लोग मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास पर कुछ नज़र डालेंगे। 1500 के आसपास तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा उमैरिड्स साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य के नींव की स्थापना हुई। जब उन्होंने दोआब पर कब्जा किया और खोरासान के पूर्व क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंधु नदी के निचले घाटी को नियंत्रित किया। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफ़ी ज़्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई तुर्क की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार धनुर्धारियों और
तोप खाने के इस्तेमाल में विशेषता के लिए ठहराया गया। उनकी जो यह जीत थी उसमें इन सारी चीज़ों का योगदान था। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना, लेकिन पश्तून शेर शाह सूरी के हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभाव रूप से हार गए। 1540 से हुमायूं एक निर्वासित शासक बने। 1554 में साफावी दरबार में पहुंचे, जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन शेर शाह सूरी के निधन के बाद जब पश्तून राज अव्यवस्था में घिर गया, तब हुमायूं एक मिश्रित सेना के साथ लौटे, अधिक सैनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीतने में कामयाब हुए। हुमायूं ने अपने पत्नी के साथ मकरान के खुरदरे इलाके को पार किया, लेकिन यात्रा की निष्ठुरता से बचाने के लिए अपने शिशु बेटे जलालुद्दीन को पीछे छोड़ गए। जलालुद्दीन को बाद के वर्षों में अकबर के नाम से बेहतर जाना गया। वे सिंध के शहर अमरकोट में पैदा हुए, जहां उनके चाचा अस्करी ने उन्हें पाला। वहां वे मैदानी खेल, घुड़सवारी और शिकार करने में उत्कृष्ट बने और युद्ध की कला सीखी। तब पुनरुत्थानशील हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के मध्य पठार पर कब्जा कर लिया, लेकिन महीनों बाद एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे राज्य को अस्थिर और युद्ध में छोड़ गए। अचानक उनकी जो मृत्यु हुई, हुमायूं की अचानक मृत्यु से राज्य व्यवस्था एकदम से अस्थिर हो गया था और युद्ध की स्थिति में वह अपने मृत्यु को प्राप्त हो गया था। 14 फरवरी 1556 को दिल्ली के सिंहासन के लिए सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक युद्ध के दौरान अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने जल्द ही 21 या 22 साल की उम्र में अपनी 18वीं जीत हासिल करी। वह अकबर के नाम से जाने गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे जो निष्पक्ष पर कड़ाई से कर निर्धारित करते थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जांच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के 1/5 का कर लागू किया, यानी 20%, जो उपज होती थी उसका 20% कर के रूप में वह वसूल करता था। उन्होंने एक कुशल अधिकारी वर्ग की स्थापना की और धार्मिक मतभेद से सहिष्णुशील थे, जिससे विजय प्राप्त किए गए लोगों का प्रतिरोध नरम हुआ। उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन किया और हिंदू जनरलों और प्रशासकों को नियुक्त किया था। मुगल के सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1627 के बीच 22 वर्ष साम्राज्य पर शासन किया। अक्टूबर 1627 में उमैरिड्स के सम्राट जहांगीर के बेटे शाहजहां सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, जहां उन्हें भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। मध्य सदी में यह शायद विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। शाहजहां ने आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल, जिसका निर्माण जो है 1630 से 1653 ईस्वी तक हुआ, बनना शुरू किया, जो फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जिनका अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए निधन हुआ। 1700 तक यह साम्राज्य वर्तमान भारत के प्रमुख भागों के साथ अपनी चरम पर पहुंच चुका था। औरंगजेब आलमगीर के नेतृत्व के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा पंजाब की सिख भूमि, मराठाओं की भूमि, दक्षिण के क्षेत्र और अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र उनकी जागीर थे। औरंगजेब महान तुर्क राजाओं में आखिरी थे। फारसी भोजन का जबरदस्त प्रभाव भारतीय रसोई की परंपराओं में देखा जा सकता है, जो इस अवधि में प्रारंभिक थे। आइए अब हम लोग मुगल राजवंश के बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। मध्य 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी। 1526 में स्थापित
यह नाम मात्र 1857 तक बचा रहा। इसकी जो स्थापना थी मुगल राजवंश की वह 1526 में हुई थी और यह 1857 तक बचा रहा। हालांकि प्रभाव काफ़ी कम हो चुका था, लेकिन 1857 तक बचा रहा। जब वह ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया, यह राजवंश कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था। फरगनावादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमरिड सिपहसालार बाबर ने मुगल राजवंश को स्थापित किया। उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। मुगल साम्राज्य ने उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली के सुल्तान का स्थान लिया। समय के साथ उमेर द्वारा स्थापित राज्य ने दिल्ली के सुल्तान की सीमा को पार किया। अंततः भारत का एक बड़ा हिस्सा घेरा और साम्राज्य की पदवी प्राप्त की। बाबर के बेटे हुमायूं के शासनकाल के दौरान एक संक्षिप्त राजाएं के भीतर 1540 से 1555 एक सक्षम और अपने ही अधिकार में कुशल शासक शेर शाह सूरी के अंतर्गत अफगान सूरी राजवंश का उदय देखा। हालांकि शेर शाह की असामयिक मृत्यु और उनके उत्तराधिकार की सैन्य अक्षमता ने 1555 में हुमायूं की अपनी गद्दी हासिल करने के लिए सक्षम बना दिया। हालांकि कुछ महीनों बाद हुमायूं का निधन हुआ और उनके 13 वर्षीय बेटे अकबर ने गद्दी हासिल की। अकबर ने जब गद्दी हासिल की तब उसका उम्र मात्र 13 वर्ष था। मुगल विस्तार का सबसे बड़ा भाग अकबर का जो शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी के दौरान निपुण हुआ। यह जो है मुगल साम्राज्य का अगर कहा जाए तो स्वर्णिम काल था। वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब द्वारा इस साम्राज्य को अगले 100 साल के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में बनाए रखा गया था। पहले 6 सम्राट जिन्होंने दोनों विधि सम्मत और रेल शक्तियों का आनंद लिया, उन्हें आमतौर पर सिर्फ एक ही नाम से उल्लेख करते हैं, एक शीर्षक जो प्रत्येक महाराज द्वारा अपने परिग्रहण पर अपनाई जाती थी। प्रासंगिक शीर्षक के नीचे सूची में मोटे अक्षरों में लिखा गया है। अकबर ने कतिपय महत्वपूर्ण नीतियों को शुरू किया था, जैसे कि धार्मिक उदारवाद, जजिया कर का उन्मूलन। जजिया एक प्रकार का जो कर था उसका उन्मूलन किया था अकबर ने। साम्राज्य के मामलों में हिंदुओं को शामिल करना और राजनीतिक गठबंधन, हिंदू राजपूत जाति के साथ शादी, जो कि उनके वातावरण के लिए अभिनव थे। उन्होंने शेर शाह सूरी की कुछ नीतियों को भी अपनाया था, जैसे कि अपने प्रशासन में साम्राज्य को सरकारों में विभाजित करना। इन नीतियों ने निसंदेह शक्ति बनाए रखने में और साम्राज्य की स्थिरता में मदद की थी। इनको 2 तत्कालिक उत्तराधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन इन्हें औरंगजेब ने त्याग दिया, जिसने एक नीति अपनाई जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का कम स्थान था। इसके अलावा औरंगजेब ने लगभग अपने पूरे जीवन वृत्ति में डेक्कन और दक्षिण भारत में अपने दायरे का विस्तार करने की कोशिश की। इस उद्यम ने साम्राज्य के संसाधनों को बढ़ा दिया, जिससे मराठा, पंजाब के सिखों और हिंदू राजपूतों के अंदर मजबूत प्रतिरोध उत्तेजित हो गया। औरंगजेब के शासनकाल के बाद साम्राज्य में गिरावट हुई। बहादुर शाह जफर के साथ शुरुआत से मुगल सम्राटों की सत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आई और वे कल्पित सरदार बने, जो शुरू में विविध दरबारियों द्वारा और बाद में कई बढ़ते सरदारों द्वारा नियंत्रित थे। 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्सिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का लूट को सहा, जिन्होंने बार बार मुगल राजधानी दिल्ली में लूटपाट की। भारत में इस साम्राज्य के क्षेत्रों के अधिकांश भाग को ब्रिटिश को मिलने से पहले मराठाओं को पराजित किया गया था। 1803 में अंधे और शक्तिहीन शाह आलम द्वितीय ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही कमजोर मुगलों को
भारत के सम्राट के बजाय दिल्ली का राजा कहना शुरू कर दिया था, जो 1803 में औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया, जिसने भारतीय नरेश की ब्रिटिश साम्राज्य के आगे बढ़ने की असहज निहितार्थ से परहेज किया। फिर भी कुछ दशकों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सम्राट के नाम मात्र नौकरों के रूप में और उनके नाम पर अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में शासन जारी रखा। 1827 में यह शिष्टाचार भी खत्म हो गया था। सिपाही विद्रोह के कुछ विद्रोहियों ने जब शाह आलम के वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय से अपने निष्ठा की घोषणा की, तो ब्रिटिशों ने इस संस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1857 में अंतिम मुगल सम्राट को पद से गिराया और उन्हें बर्मा के लिए निष्कासित किया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल राजवंश का अंत हो गया, जिसने भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय का योगदान किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले कड़ी में इससे आगे की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।